बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम जी वर्ड में आपको खुशामदीद कहते हैं। इंतहाई अफसोस, दुख और काबिल मज़म्मत जब हमें भारत से ये इतलात मिली कि इस वक्त हुक्मरान भारतीय जमात BJP की दो अहम तरीन ख़वातीन, उनकी जो तर्जुमान हैं, एक नुपुर शर्मा जो BJP की मरकज़ी तर्जुमान है और दूसरी नवीन कुमार जुंदाल जो उनकी नई दिल्ली की मीडिया सेल के इंचार्ज हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में इंतहाई गुस्ताखाना रिमार्क्स दिए। इन रिमार्क्स को इंडियन और बैनुल-अक़वामी मीडिया पर रिपोर्ट किया गया, जिसके बाद पूरी दुनिया में भारत के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर BJP के ख़िलाफ़ और इन दोनों ख़वातीन जो तर्जुमान हैं उनके ख़िलाफ़ एक शदीद गम और गुस्से का रद्द अमल पूरी दुनिया से सामने आया। और इस दफ़ा जिसे कहते हैं डिप्लोमेटिक बैकक्लैश हुआ हिंदुस्तान के साथ, वो ये कि इस्लामी दुनिया ने भारत के जहाँ जहाँ सफ़ीर तैनात थे इन्हें तलब किया गया, उन्हें एहतजाजी मुरासला दिया गया। ना सिर्फ इस्लामी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में भी इस्लामाबाद में दफ्तर ख़ारजा ने भारतीय कायम मकाम नाज़िमुल अमूर को तलब किया, इन्हें एहतजाजी मुरासला दिया और इस चीज़ पर उन्हें वार्न किया कि जो रिमार्क्स हैं इससे मुसलमानों में सख्त इश्तियाल अंगेज़ी पाई जाती है। इस्लामाबाद में सेक्रेटरी ख़ारजा ने सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल जो रुकन ममालिक हैं उनके सफ़रा को भी ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी आलमी सतह पर मुतहर्रिक हो चुके हैं और मुसलसल मुरासले इरसाल कर रहे हैं। इस इंतहाई अहम तरीन मौजू पर आज गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ मजहबी स्कॉलर और दानिश्वर सैयद अज़हर आबदी साहब। सैयद अज़हर आबदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं हर दिल अज़ीज़ एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अज़हर आबदी साहब, आप कैसे देखते हैं ये जो रिमार्क्स आए हैं दोनों BJP की इंतहा पसंद ख़वातीन जो तर्जुमान हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में पूरी दुनिया से रद्द अमल आया। आप समझते हैं कि ये रद्द अमल काफ़ी है या इससे आगे भी मुसलमानों को कुछ और स्टेप्स उठाने चाहिए, यानी कोई मुआशी और इक़्तिसादी तजारती बाइकआउट इंडिया का करना चाहिए? जी जी, एक तो आपने बहुत सही अपने इंट्रो में अल्फाज इस्तेमाल किए। नबी मुकर्रम ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें हम फ़ख्र मौजूदात, मोहसिन इंसानियत समझते हैं, उनके हवाले से जो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल तर्जुमान ने जो गुफ्तगू की वो बहुत ज़्यादा काबिल मज़म्मत है। और मुसलमान तो दिलो जान से कुर्बान है अपने रसूल अल्लाह पर। जी जो आपका सवाल है उसके जवाब को मैं इस तरह से शुरू करता हूँ कि मैंने आलमी मीडिया और इंडियन मीडिया देखा। इंडियन मीडिया के दो अल्फाज में आपको या दो जो तरकीब उन्होंने इस्तेमाल की, अनप्रेसिडेंटेड ह्यूमिलेशन और दूसरा नेशनल इंडिया। जी 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 और दूसरा जाहिर है इंडियन मैं वो कोट कर रहा हूँ जो मीडिया है, और नेशनल ह्यूमिलेशन। अब ये जो नेशनल ह्यूमिलेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इससे पता चल रहा है कि इंडियन हल्के जो ज़ाहिर है इंडिया के मफादात को देखते हैं वो ख़ुद कितने मुस्तरिम हैं। अब मुसलमानों की बात तो अभी हम करते हैं ना, ख़ुद इंडियन हल्के, हिंदू हल्के वो कितने मुस्तरिब हैं कि इसको नेशनल ह्यूमिलेशन समझ रहे हैं। ये मैं समझता हूँ मुसलमानों का इस मर्तबा जो अनप्रेसिडेंटेड एहतजाज हुआ है इंडोनेशिया से लेकर और सऊदी अरब तक, और इसके दरमियान में कतर, अमान, अफ्रीकन मुस्लिम कंट्रीज, ईरान, और मैं आपको ये बताऊं कि सऊदी अरब और जो वॉर हो रही है जो वहाँ पर तंजीम है यमन में, उसने अंसारुल्लाह उसने भी अनप्रेसिडेंटेड स्टेटमेंट दिया। जी, तो ये बता रहा है कि चाहे ईरान हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे अंसारुल्लाह हो, चाहे हिज़्बुल्लाह हो, चाहे इंडोनेशिया हो जिनका थोड़ा सेकुलर चेहरा होता है, उन्होंने जो रिएक्शन इस दफ़ा दिया है वो इतना ताकतवर और इतना मौसर है कि ख़ुद इंडियन मीडिया और इंडियन हल्के भी बिलबिला उठे हैं। आपने जो कहा कि इससे ज़्यादा होना चाहिए, देखिए इंडिकेशन आ गए हैं। अमान के जो सफ़ीर को वहाँ पर इंडिया के बुलाया गया, कतर में बुलाया गया, सऊदी अरब में बुलाया गया, ईरान में बुलाया गया। कतर और अमान के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने एक किस्म के मैं कहूँगा फतावा दिए, और उसके बाद मिस्र की जामे अज़हर
जी, के जो शेख हैं, बहुत बड़ी दरसगाह है। जी रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम, उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो आपको मालूम है मतीन साहब? जी, उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्दी की गई है। मजहबी दहशतगर्दी है। जी, जी, यानी ये इससे बड़े, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा और बाद में जो अरब मीडिया है उसने कहा है कि आप मत भूलें कि 65 लाख इंडियन इंडियन नेशनल, वर्कर्स गल्फ के अंदर हैं। जी, और ज़बरदस्त मुआशी ज़ख्म पहुँचाएंगे हम, ये कहा गया है। अगर ये बात रिपीट हुई जी, तो बेहतरीन रद्द-ए-अमल इस हवाले से हम कहते हैं आया। जी, ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है, अगले सवाल में मैं फिर जी। बताऊँ। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, आप बताइए कि सफारती एतबार से पाकिस्तान इस्लामिक वर्ल्ड का फ्रंट लाइन स्टेट है। भारतीय नाज़िम उल उमूर को तलब किया गया, एहतजाजी मुरासला दिया गया, वज़ीर ख़ारजा ने जो है वो सलामती कौंसल को, जनरल असम्बली को, OIC को ख़तूत लिखें। सफारती सतह पे आप समझते हैं कि यही इक़दाम बहुत हैं या इससे और क्या किया जाना चाहिए था? बहुत शुक्रिया मतीन साहब आपका। जिस वक्त ये खबर मिली थी उस वक्त एक अजीबोगरीब सी सूरत हाल थी। आप मतीन साहब जानते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में ही मुसलमान नहीं हैं, दुनिया भर में मुसलमान हैं। और इस दफ़ा तो ये हुआ कि मुसलमानों के अलावा जो गैर मुस्लिम हमारे लोग हैं दुनिया उनका भर रद्द अमल भी में, बहुत सख्त था। बिल्कुल, उनका भी रद्द अमल हमारे सामने आया। देखिए, अल कुरान की और मेरे नबी की इज्जत की जो हिफाजत है, जो उसके नाम की हुर्मत की हिफाजत है, उसका तो बीड़ा अल्लाह ने खुद उठाया हुआ है। और ये इस तरह की हरकतें असल में इनको यानी मजहबी तौर पे ये नहीं लेते, ये इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जज्बात बरंगेख्ता करने के लिए, भड़काने के लिए, मुसलमानों को परेशान करने के लिए। क्योंकि भाई एक मुसलमान के लिए आप, मैं या जो हमारे साथ बैठे हैं इधर, पाकिस्तान भर के मुसलमान, दुनिया भर के मुसलमान मेरे नबी के शान में कोई गुस्ताखी करेगा, मेरा तो दिमाग बिल्कुल फिर जाएगा ना, मुझे तो समझ नहीं आएगी कि मैं क्या करूं। अच्छा, उस गुस्से की आलम को हमने जरा ठंडा करना है और ये देखना है कि किस तरीके से सिफारती महाज पे, सियासी महाज पे और मुआशरती महाज पे हम किस तरीके से इसका जायजा ले सकते हैं, इसके बारे में रद्द अमल दे सकते हैं। आपने जो सवाल पूछा कि इसके अलावा क्या किया जा सकता है, मेरा ये ख्याल है कि इस मुजम्मत के अमल को रुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, सिलसिला जारी रहे। ये सिलसिला इसका जारी रहना चाहिए। और मुझे पता नहीं क्यों मेरी सिफारती हिस्स कहती है कि जितने प्रेशर आज तक हिंदुस्तान की हुकूमत पे आए हैं इस किस्म के अहम और सेंसिटिव मामलात में, ये वाला टाइम हिंदुस्तान की हुकूमत, मोदी सरकार पे बहुत भारी है। यकीन कर लीजिए, जो उधर से खबरें आ रही हैं, जो उधर के मुसलमानों का हाल है, जो मुल्क के सियासी बागदौड़ संभालने की सूरत हाल है, जो मुआशरती सूरत हाल है, उसमें इस वक्त ये हुकूमत फंस चुकी है। सिर्फ एक आपके नाजरीन के लिए बात बताऊं कि अगर फर्ज करें उस यानी मेरे मुंह से कुछ निकलने लगा था उस खातून ने जिसने ये गुस्ताखी की है, शर्मा, हाँ जी, वो जो भी मैं तो उसका नाम नहीं लेना चाहता, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा, उसको अगर ये निकालते हैं या इसको निकाल तो नहीं, अगर इसको और इसके अलावा फर्ज करें जेल में डाल देते हैं, अब लिख के दे दिया, माफी मांग ली, जेल में डाल दिया, फिर भी ये चीज नहीं रुकेगी। और उससे उनको ये है कि ये एक सियासी किस्म की उनकी यूं समझिए शिकस्त होगी सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर जी। यानी बीजेपी जो है वो चूंकि उसकी मेंबर थी, लिहाजा बीजेपी की यहाँ पे होगी कि जी एम्बैरेसमेंट हो गई, ये देखें हमारा क्या है। और आइंदा के लिए ये होगा कि सियासी तौर पे मेरे नबी का नाम या मुसलमानों के बारे में बात करते हुए ये एहतियात करेंगे। लिहाजा मुख्तसरन मैं यही कहूंगा कि इस सिलसिले को रुकना नहीं चाहिए। और पाकिस्तान में अभी जो बिलावल साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, यूनाइटेड नेशंस की तरफ हम जा रहे हैं, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि दुनिया के सबसे बड़े बैनुल अक़वामी फोरम जो कि यूनाइटेड नेशंस है, उससे एक भरपूर किस्म का रेजोल्यूशन सामने आए, जिससे ये कि मुसलमानों की बात नहीं है। देखिए, अगर आप कंपैरेटिव रिलीजन्स पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि दुनिया का कोई भी मजहब है वो काबिल इज्जत है, वो काबिल एहतराम है। और इसके लिए एक बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे यूनाइटेड नेशंस में, और इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान जो ये करने जा रही है, मेरी और आप सबकी दुआ है कि इसमें कामयाबी हो। और अगर एक दफा
यूनाइटेड नेशंस के फोरम से एक रेजोल्यूशन आ जाता है, जी। हिंदुस्तान को उसमें बाकायदा तौर पे कंडेम करके आइंदा के लिए हिदायत की जाती तो है, बहुत असर तो पड़ेगा। ये बहुत असर पड़ेगा। कोई भी मुंह जबान जो है ना वो खोलने से पहले 1000 मर्तबा सोचेगा, जी। ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में कहीं भी। और खास तौर पे ये जो स्कैंडिनेवियन से हमें बुरी खबरें आती हैं ना, इनको भी थोड़ी सी होगी कि जी जरा ध्यान से बात करनी है, ये आपको पता नहीं है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, इनका जी। तो नाम लेने से पहले आपको वुजू करना चाहिए। जी, नजम साकिब साहब हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर कमर चीमा साहब इंडियन अफेयर्स, बैनुल अक़वामी अफेयर्स पे गहरी नज़र रखते हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब, ये आखिर कुछ बताइए हमें कि ये बीजेपी सरकार किस रुख जा रही है। उन्हें तवक्को नहीं थी कि इंतहाई इन गुस्ताखाना रिमार्क्स पर जितना सख्त रद्द अमल आया है, हिंदुस्तान की सरकार को इतनी तवक्को नहीं थी। और ये बिल्कुल जो बैनुल मज़ाहिब हमांगी है उसकी स्पिरिट और रसूलों के ख़िलाफ़ है, ये जो कुछ भी नई दिल्ली में देखने को आ रहा है। तो ये इस किस्म की हरकतें करके बीजेपी, आप नहीं समझते कि ख़ुद हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है, ख़ुद हिंदुस्तान के लिए ये तबाकुन है? मतीन साहब, पहली बात तो ये है कि अगर आप तमाम ममालिक की प्रेस रिलीजेस पढ़ें और इंडिया का रिस्पांस पढ़ें, ये नूपुर शर्मा और ये नवीन कुमार के ने ये जो गुस्ताखी की है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आप देखेंगे कि जो प्रेस स्टेटमेंट कतर कुवैत में इंडियन एम्बेसी करती है वो अपोलोजेटिक है। वो वहां पे सॉरी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स इंडिया में इनको खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान और ओआईसी इसके ऊपर बात करता है तो वो और तरीके से बात करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम उम्मा के लिए ये एक टेस्ट केस है। मुस्लिम उम्मा ने पिछले कुछ 9 सालों से 2014 से जब से नरेंद्र मोदी साहब और पावर में आए थे, मुस्लिम उम्मा ने एक म्यूटेड किस्म का रिस्पांस दिया इंडिया की वो बर्बरियत जो कि वो कश्मीर में कर रहे थे, और खास तौर पे जो मुसलमानों के साथ जो ट्रीटमेंट इंडिया में हो रहा था। सो अब मुसलमानों को पता चला है और बहुत देर से वो देख रहे थे, नोट कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये बीजेपी जब से आई है ये मुसलमानों को एक थर्ड ग्रेड सिटीजन के तौर पे लेती है। तो अब ये वाकया हुआ जिसपे उन्होंने डायरेक्ट, ये बेसिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो इंडियन मीडिया है उसकी ये जो हॉकिशनेस थी, या उन्होंने बीजेपी के लोगों को बुला के मुसलमानों की जो इंसल्ट कराते थे, ये एक माहौल बना हुआ था। तो वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह का सेटबैक भी आ सकता है और इस तरह की चीजें भी जो है वो हो सकती हैं। तो पहली बात तो इसमें समझना ये है कि मुस्लिम उम्मा को एक खास एक मखसूस रिस्पांस देना पड़ेगा, अदरवाइज इंडिया के अंदर ये जो 20-25 करोड़ मुसलमान है उनका मुस्तकबिल खतरे में है। अगर हमने ये ना किया और हमें ये भी पता चल गया कि मुसलमानों ने कश्मीर के ऊपर खामोशी रख के, फलस्तीन के ऊपर खामोशी रख के और कश्मीर के ऊपर खामोशी करके आज ये देखा कि आज वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी बात करते हैं, कल को वो हमारे मुकद्दस मकामात के बारे में भी बात करेंगे, वो इंडिया में बाबरी मस्जिद भी कराते हैं, वो कहते हैं जी मंदिर बनाना जरूरी है, और वो हर जब उनका दिल करता है किसी मस्जिद को भी गिरा के वो कहते हैं कि यहाँ तो मंदिर हुआ करता था। और अभी तो मैं देख रहा था वो जो आरएसएस के चीफ है मोहन भगवत, उन्होंने जो आरएसएस के चीफ है मोहन भगवत, उन्होंने भी यही कहा, और उन्होंने कहा बस कर दो, बल्कि अब उनको कहना पड़ा कि बस कर दो, ये नहीं कि हर मस्जिद को गिरा के कहो कि इसके नीचे मंदिर हुआ करता था। आप लोग जो है वो कोई इंसानियत की बात करें। तो मेरा ख्याल ये है कि वो एक वक्त ये था, और यही प्रेशर है मतीन साहब कि थोड़े दिन पहले बीजेपी ने ऑफिशियली पार्टी ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को बुला के अपने इमेज बिल्डिंग के लिए जो बाहर के ममालिक हैं, यूरोप और अमेरिका के ममालिक हैं, उनको बुलाकर इन्होंने बीजेपी ने जो है उनको अपनी सॉफ्ट पावर दिखाने की कोशिश की, उनको बताने की कोशिश की कि बीजेपी क्या क्या काम करती है और उस तरह के किस तरह के प्रोजेक्ट हैं। और वो देखिए उल्टा पड़ गया, जब ये वाकया हुआ तो उन सब लोगों को वापस जाना पड़ा और ये एक उनको मुंह की खानी पड़ी। जी हमारे साथ रहिए, यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और इस मौजू पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे।
नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में बढ़ती हुई जो इस वक्त मजहबी दिल आज़ारी के वाक़यात हैं, इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए वाक़यात हैं, और सबसे अफसोसनाक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, उनकी इज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में नाज़िबा रिमार्क्स दिए गए, इसके ऊपर जो दुनिया भर में रद्द अमल आया है सामने, इस पर हम बात करें। अज़हर आबदी साहब, अगर हम ये देखें, अभी हमारे नबी की शान में गुस्ताखी, उससे पहले बाबरी मस्जिद का वाक़या, उससे पहले अगर हम देखें तो 20 ऐसे वाक़यात, और इसके साथ एक और जुड़ी हुई डेवलपमेंट के हिंदुस्तान में जो सदियों पुराने मजहबी जो मकामात मुक़द्दसा हैं, मज़ारात हैं, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार है, उसके बारे में भी इंतहा पसंद हिंदुओं का कहना है कि यहाँ पर भी मंदिर था। तमाम जो हिंदुस्तान में मुसलमान शहर हैं जो जिनके नाम मुसलमानों की हिस्ट्री के साथ कनेक्टेड हैं, उनके नाम तब्दील करने पे तुले हुए हैं। तो आप क्या देख रहे हैं और क्या समझ रहे हैं, हिंदुस्तान किस राह पे जा रहा है? ये असल में वो जो इस्लामोफोबिया की एक टर्म है ना, उस हवाले से बीजेपी का रिकॉर्ड एक मुसलसल रिकॉर्ड है जी। और सिर्फ अभी जो आपने जिक्र किया मज़ारात के हवाले से तो है ही, बाकी जितने इस्लामी मुक़द्दसात हैं या इस्लामी मज़ाहिर हैं, आपको याद होगा ये जब कोरोना शुरू हुआ तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी मुहिम इसी एलिमेंट ने चलाई थी कि जी कोरोना वो तबलीगी जमात वालों की वजह से वहाँ फैल गया, यानी वो तो एक इस्लामी हवाले से बात करते हैं। अच्छा, अब जब उसके पीछे तहकीक हुई तो पता चला कि जो मुझे याद पड़ रहा है 1000 के करीब उनमें जो थे मुबल्लिग, वो इंडोनेशिया से थे जी। और वो इंडोनेशिया से उनका एक इंटरनेशनल लेवल पे वो एक केओटिक सिचुएशन शुरू हो गई और उसका इंडिया को डिप्लोमेटिक हवाले से नुकसान हुआ। और अब जो इंडोनेशिया की तरफ से सख्त रद्दअमल है, इसके पस मंज़र में भी उस वाक़े को आप ना भूलिए। तो ये जितनी, फिर दूसरी मैं बताऊं, अभी कोई 2 साल पहले उनका जो वज़ीर दाखिला है अमित शाह, उसने बांग्लादेशी मुसलमानों के मुतालिक बहुत हतक आमेज़ रिमार्क्स दिए, जिसकी बिना पर वहाँ इंडिया के ख़िलाफ़ हज़ारों लाखों मुजाहिरीन पर मुश्तमिल एहतजाजी जुलूस निकले। अब ये उसी का हिस्सा है, लेकिन ये भी मेरा ख़्याल है कि अब जो सिचुएशन बन गई है, ये बैकलैश इस तरह करेगा कि जो आपने मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बात की, उनके तो हज़ारों लाखों खुद हिंदू मोतकिन हैं, मुसलमान जितने वहाँ मोतकिदीन हैं, मैं समझता हूँ कि उसके बराबर ना सही तो थोड़ा ही फ़र्क होगा हिंदू मोतकिदीन है। और इंडिया में और भी बहुत से ऐसे मज़ारात हैं जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, बल्कि मसीही भी वहाँ पर जाते हैं और वो ये समझते हैं कि जब हम इन मज़ारात में एंटर होते हैं तो इस नेक हस्ती की वजह से हम अल्लाह के साथ, भगवान के साथ, क्रिस्ट के साथ हम जुड़ जाते हैं। तो ये बैकलैश करेगी ये बात। जी, एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, ज़रा सफारती एतबार से हमें ये बताइए कि किसी भी दुनिया के किसी मुल्क की जानिब से जब ऐसा तर्ज़ अमल आता है, और माजी में हमने देखा कि फ़्रांस की जानिब से ऐसी हरकत हुई, डेनमार्क से हुई, नॉर्वे से हुई, फिर नीदरलैंड से हुई, कुछ हमें बताइए दुनिया भर से ये जो प्रेशर आता है, मज़म्मत आती है, कंडमनेशन आती है, एहतजाजी मुरासले दिए जाते हैं, आखिर उस मुल्क के ऊपर कोई माशी एतबार से, सियासी एतबार से, सफारती एतबार से कुछ असर पड़ता है? वो रिट्रीट करते हैं, अपोलोजाइज करते हैं, रेगरेट करते हैं? देखिए मतीन साहब, सिर्फ सफारती या माशी या सियासी तौर पे फर्क नहीं पड़ता। इसमें जो सबसे ज्यादा, अगर आप हिंदुस्तान के, इंडिया के उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके तनाजुर में देखें तो थोड़ी देर के लिए ये देखिए कि हिंदुस्तान इस वक्त क्या चाहता है, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर। ठीक, हिंदुस्तान समझता है कि वो चाइना जैसी बड़ी ताकत है, उसके पास लोग हैं, उसके पास तादाद है, उसके पास इंडस्ट्री है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास एटॉमिक नो हाउ है, तो वो इस काबिल है कि वो दुनिया के जो ऊपर वाले मुल्क हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे हैं तो उसको सिक्योरिटी काउंसिल में उसको मिले कि तो वो जो P5 है उसकी जगह P6 हो जाए, जिसके लिए कि वो बड़े अरसे से कोशिश कर रहा है। पिछले दिनों तो कुछ ज्यादा ही यानी मेहनत इन्होंने शुरू कर दी कि जी हमें भी वीटो पावर मिलनी चाहिए, हमें आप उस ग्रुप का हिस्सा बनाएं। जब इस किस्म की एम्बैरेसमेंट होती है तो एक तो ये है कि जिन जिन लोगों के जज्बात मजरूह होते हैं, फर्ज करें काफी मुसलमान हैं जिन्होंने कि हिंदुस्तान जाके तो उन्होंने सैर व तफरीह करनी थी, वो नहीं जाएंगे।
जी। यानी आपकी इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, टूरिज्म पे फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। बहुत से मुसलमान जिनके जज्बात मजरूह हुए हैं, उन्होंने फर्ज करे कोई कारोबार शुरू किया हुआ था, या उसमें कोई ऑर्डर आया हुआ था, या कुछ किसी किस्म की बिजनेस की कोई चीज थी, कोई एलसी खुला हुआ था, वो रुक जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में तो आपको साफ नजर आ रहा है। फिर जो अंदरून हिंदुस्तान जो मुसलमान हैं, वो किस तरीके से हुकूमत को देखते हैं, अगली दफा जब इलेक्शन होंगे तो क्या होगा, तो ये आपका आ गया अंदरूनी तौर पे, सियासी तौर पे। जी। सबसे ज्यादा जो तकलीफ पहुंची और जो पहुंचेगी, जिसको हिंदुस्तान रिग्रेट करेगा फॉर मेनी मेनी ईयर्स टू कम, वो ये है कि जो इसका दावा है कि ये एक यानी पुरसुकून पुरअमन सेकुलर मुल्क स्टेट है, जिसमें कि अकलियतें आराम से रह सकती हैं, उनके हुकूक जो हैं वो मौजूद हैं, और वो यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन सकता है। सबसे ज्यादा धक्का इस चीज को लगा जी, है। बिल्कुल। और इसके लिए इसको भुगतना पड़ेगा, और ये वहां के डिप्लोमेट्स को पता है, वहां के जो जानने वाले, समझने वाले, इस मौजू पे बात करने वाले हैं, वो जानते हैं। और मैं आपको एक और अंदर की बात बताऊं कि उन्होंने खास तौर पे बीजेपी से कहा है कि खुदा के लिए इसको रोक लीजिए, जो मुसलमान कह रहे हैं मान लीजिए, क्योंकि ये सैलाब है जो रुकेगा नहीं। जी, और भारत को तबाह कर देगा। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब। जी बहुत शुक्रिया। जी आपने डॉक्टर साहब, आपने- सिर्फ ये बताइए, जिस नुक्ते की तरफ एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब ने इशारा किया, और पिछले कुछ दिनों से ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि दरे पर्दा अमेरिका ने पाकिस्तान को भी ये पैगाम दिया है कि अगर हिंदुस्तान सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बनने के लिए कोशिशें करे तो पाकिस्तान की सपोर्ट दरकार होगी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल सामने आ चुकी है, मुसलसल इस्लामोफोबिया के वाक़यात, और अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, तो क्या इस्लामी दुनिया हिंदुस्तान को सलामती कौंसिल में देखना पसंद करेगी, कबूल करेगी? बहुत शुक्रिया मतीन साहब, बहुत अहम मौजू का आपने इंतखाब किया। मैं मुख्तसरन बताता चलूं और इस बात की वजाहत करना चाहता हूं आपके वसातत से तमाम आपके नाजरीन के लिए कि इस किस्म की जो गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं कि पाकिस्तान शायद भारत की अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप को शायद टॉलरेट कर ले, बिल्कुल ये गलत इस वजह से है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के जो 3 परमानेंट पिलर्स हैं, वो एक कश्मीर पॉलिसी है, एक हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी है, और एक जो हमारी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के हवाले से हम कश्मीरियों की सपोर्ट करते हैं, उस पर मबनी है। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वो देखें, अगर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का भारत परमानेंट रुकन बन जाता है, तो इसका मतलब है कि जितनी भी 14 से 18 तक जितनी करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा की भारत की कंडेमनेशन या कश्मीरियों की हक खुद इरादियत के हवाले से आई हैं, वो परमानेंटली नल एंड वाइड हो जाएंगी, क्योंकि भारत को वीटो का हक हासिल हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि पाकिस्तान जो है वो और भारत दोनों न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के मेंबर बनने के ख्वाहा हैं, और पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि उसको उतना ही एक्सेस और राइट मिले बैनुल-अक़वामी पुरअमन एटमी तवानाई के ताउन के हवाले से जितना भारत को मिलता रहा है, और ये पाकिस्तान का हक है। तो अगर भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट रुकन बन जाता है, तो ऑब्वियसली ये एक एक्सक्लूसिव और एक डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच होगी। बिल्कुल अप्रोच होगी, और हमारे साथ मौजूद रहिएगा, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान की मुसलसल हटदर्मी और गुस्ताखाना रिमार्क्स, बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के वाक़यात। अज़हर आबदी साहब, आगे क्या हो सकता है? इस्लामी दुनिया को सिर्फ दोहा ने, कतर ने, इस्लामी दुनिया ने सफ़ीर हिंदुस्तानी बुला लिए, एहतजाजी मुरासले दे दिए उनको। हिंदुस्तान के साथ मौशी और तजारती बाइकआउट हो सकता है, उनकी फ़िल्म का, उनके कल्चर का, उनकी ट्रेड का, हिंदुस्तान के चावल का, हिंदुस्तान के कल्चर का।
तो महज ये कर देना काफ़ी है या ये माशी बाइकाट की तरफ जाना चाहिए? तो आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। मैं कहूँगा इसको थोड़ा सा और वसी तनाजुर दे देना चाहिए। OIC ने भी इस मरतबा बहुत शदीद रिएक्शन किया जी, OIC की जानिब से बहुत जी, बहुत शदीद रद्दअमल आया और इंडिया जैसे सब हमारे जितने भी शोरका हैं उन्होंने कहा कि बैकफुट पर गया है। OIC की सतह पर वर्किंग ग्रुप बनाने चाहिए जो काम करें कि जो इस वक्त इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया के हवाले से है उस पर काम करें कि लॉबिंग के हवाले से और क्या इक़दामात कर सकते हैं दुनिया को ऐसे लोगों की हकीकत बताने के लिए। ना सिर्फ इंडिया का तो होना ही चाहिए बल्कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसको लेकर चलते हैं, यूरोप में वर्किंग ग्रुप बने, कुछ काम करें, कुछ सजेशंस दें, कुछ रिकमेंडेशंस दें। फिर मेरा ख्याल है वज़ीर ख़ारजा की सतह पर इजलास होना चाहिए, उन रिकमेंडेशंस को फ़ाइनल करना चाहिए और फिर जो भी इक़दाम है कि किस मुल्क का कितना बाइकाट करना है, किस मुल्क की कितनी मुआशी नाकाबंदी करनी है, किस मुल्क को कितना जो है वो रद्द-ए-अमल देना है जी, तो इस पे फिर बाकायदा एक यूनिफाइड रद्द-ए-अमल होना चाहिए। और मैं ख़ास तौर पे बात करूँगा फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को, यूरोप को, यूनाइटेड स्टेट को समझाना चाहिए कि आप अपने इस अमल से फ्रीडम ऑफ स्पीच को नुकसान पहुँचाते हैं। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, आप क्या समझते हैं कि आगे वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए और क्या अभी तक इन दोनों खातून जो तर्जमान हैं इनकी जानिब से किसी किस्म की माफ़ी और रेग्रेट्स और ये चीज़ें नहीं आई? दूसरा आपसे ये पूछना है कि हिंदुस्तान में ख़ुद इस्लामी तहकीक के बहुत बड़े बड़े मराकज़ हैं, आप क्या समझते हैं कि सीरत नबी को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ट्रू लाइफ है उसको सामने लाने की ज़रूरत है, पर्टिकुलरली नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में, ताकि जो गलत तस्वुरात हैं वो दूर हो सकें? मदीन साहब, दुनिया भर में जितनी किताबें आज तक लिखी गई हैं किसी भी जबान में, मकाले लिखे गए हैं, बिल्कुल जितनी भी किताबें लिखी गई हैं मेरे नबी की सीरत के बारे में तादाद सबसे ज्यादा है जी, हर जुबान में लिखी गई हैं। आप सोचे ही ना कि इसके बारे में हमें कुछ लिखना पड़ेगा जी, और ये एक ऐसा अमल है जो कि सदियों से चलता आ रहा है और मेरे नबी के विसाल के फौरन बाद से ये सिलसिला शुरू हो गया था, ये अभी तक चल रहा है। इसका मसला नहीं है, मसला ये है कि पाकिस्तान, मैं पाकिस्तानी, आप पाकिस्तानी, पाकिस्तान क्या और कर सकता है कि इस तरह के जज्बात मजरू ना हो, इस तरह की गुस्ताखियां ना हो। उस सिलसिले में ये अर्ज करूंगा कि यूनाइटेड नेशंस का फोरम है, OIC का फोरम है, सिर्फ उसमें एक चीज करनी है, सबसे पहले आपने अपने घर को दुरुस्त करना है। आप मुसलमानों ने यक आवाज होना है, अपने इख्तिलाफात खत्म करने हैं। बदकिस्मती ये है कि आपकी खारजा पॉलिसी और उसके जो मामलात हैं वो आड़े आ जाते हैं और इस किस्म के जो अहम मामलात हैं वो पीछे चले जाते हैं। पाकिस्तान को लीड लेनी चाहिए हमेशा की तरह और OIC के फोरम पे एक आवाज हो के कोई ऐसा इकदाम लेना चाहिए, कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास करना चाहिए जो कि हमेशा के लिए हिंदुस्तान का मुंह बंद कर सके। जी, डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, जो ऐसा इकदाम करना चाहिए कि हिंदुस्तान का मुस्तकिलन मुंह बंद हो, उसकी सफारती सुबकी हो, तिजारती और माशी सुबकी हो, तो आप क्या समझते हैं कि क्या आगे स्टेप्स लिए जाने चाहिए? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, 4 लेवल्स पे इस पे काम करने की कंटिन्यूसली और साइमल्टेनियसली ज़रूरत है। नंबर 1 ये कि जो आलमी ताकतें हैं, खुसूसन अमेरिका, बरतानिया, उनको ये बताने की ज़रूरत है कि देखें, आप जिस तरह भारत के गैर जिम्मेदाराना और तंग नजराना सोच और अमल से पहलू तही कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं और साथ साथ उसको स्ट्रेटेजिकली बिल्डअप कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो कौम और जो जहनियत अपने मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज को टॉलरेट नहीं करती, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती, दूसरे मकातबे फिक्र का एहतराम नहीं करती, अगर उसको आप एक आलमी ताकत बनाएंगे तो क्या वो आलमी अमन सलामती में बेहतरी लाएगी या उसमें मजीद बिगाड़ का सबब बनेगी? ये बात हमारी कौमी क़यादत को और सिफारती क़यादत को, अमेरिका और उन ममालिक को बावर कराने की जरूरत है जिनको ये गलत फहमी है कि भारत कोई नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकता है इस खित्ते में और आलमी अमनो सलामती में कोई बेहतरी ला सकता है। नंबर 1।
नंबर 2 ये कि ये तमाम मुस्लिम ममालिक, मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी समझता हूं कि उन्होंने इस बात का इदराक किया जो कि भारत के नैरेटिव से और उसके इकोनॉमिक रोमांस से मुतासिर होके इस बात को भूल बैठे थे कि असल में उनकी जो वैल्यूज हैं और जो मुस्लिम दुनिया की वैल्यूज हैं जो टॉलरेंस और एहतराम पर मबनी हैं, उनमें कॉन्फ्लिक्ट है। और इसके लिए जरूरी है कि हमारे थिंक टैंक्स, हमारा OIC और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इस पे तहकीक करके दुनिया के सामने भारत का असली चेहरा सामने लाएं, जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी असलियत दुनिया पे बावर होती जा रही है, आश्कार होती जा रही है। और आखिरी बात यह है कि हमारे एकेडेमिया, आप जैसे जो काबिल सहाफी हैं और एंकर्स हैं और मीडिया, उनको आलमी सतह पे भी भारत का जो असली चेहरा है वो बेनकाब करने की जरूरत है, सामने और बेनकाब करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। नाज़रीन, जो हिंदुस्तान में जो बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के वाक़यात हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई, इस पर उम्मत मुस्लिमा की जानिब से जब तक मजबूत यूनिफाइड रद्द अमल नहीं आएगा, एक मजबूत स्ट्रेटजी सामने नहीं आएगी हिंदुस्तान का बाइकाट करने के लिए, उसको दबाव में लाने के लिए, तो इस किस्म के वाक़यात हिंदुस्तान की जानिब से चलते रहेंगे। अज़हर आबदी साहब, डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, एम्बेसडर नजम साकिब साहब और डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जी वर्ल्ड की टीम को अगली इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।